नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड। जो आपको पता है कि 2023 भी बीतने को है, लेकिन अभी तक यूपी टेट नहीं आया। क्या यूपी टेट आएगा? यूपी टेट का सिलेबस क्या रहेगा? अगर यूपी टेट के नोटिफिकेशन आते हैं तो कितना समय मिलेगा हमें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में? अगर अभी से नहीं लगे हैं तो नोटिफिकेशन के बाद लगेंगे तो क्या मेरा यूपी टेट क्लियर हो जाएगा? यूपी टेट के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता जनवरी में लगने वाला है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट में डीएलएड और बीएड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे ओपनली। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसे कई सारे वीडियो आप देखते होंगे जो आपके लिए फ़ायदा नहीं करता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे तो दूसरों को भी बता सकते हैं आप यूपी टेट के हर एक पहलू के बारे में। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को देखेंगे। अब बस आप लोग अंत तक बने रहना बच्चों। देखिए, आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट होना चाहिए वो साल में 2 बार होना चाहिए। अभी फ़िलहाल में पिछला साल अगर मिला लें 2022 में तो यूपी टेट नहीं हुआ, और 2023 बीतने को अभी तक यूपी टेट का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में क्या यूपी टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यूपी टेट, क्योंकि हमारे माननीय सीएम महोदय जी ने इस चीज़ को साफ साफ इन्होंने क्लियर किया था कि जैसे ही हमारा शिक्षा चयन आयोग बनेगा उसका एक सेटिस्फैक्ट्री हमें आंसर मिल जाएगा, कहीं कार्यालय स्थापित हो जाएगा, और जो उसमें विभागीय सदस्य हैं अगर वो लोग अपना अपना विभाग ले लेते हैं, अपने अपने एक तरह से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको संभाल लेते हैं जितने सदस्य हैं, इसके बाद तुरंत हम शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट ही कराएंगे। और हर एक एग्ज़ाम से पहले जो उत्तर प्रदेश में होगा शिक्षा जगत में, यूपी टेट मतलब टीजीटी पीजीटी इन सब को लेकर सबसे पहले यूपी टेट पे वह फोकस करेंगे। इस बात को उन्होंने साफ साफ क्लियर किया हुआ था। तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान हों कि यूपी टेट कब तक होगा। हमें यूपी टेट से ज़्यादा इस बात पे परेशान होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो यूपी टेट के विषय में अभी आप न परेशान हो। शिक्षक भर्ती से पहले तो यूपी टेट होना तय है। अभी हम शिक्षक भर्ती के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसकी लीला बहुत ही लंबी है। ठीक है, हम यूपी टेट के ऊपर एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट में मैं बता देना चाहता हूँ केवल और केवल डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे। डीएलएड के ऐसे सभी प्रशिक्षु जो इस साल अभी एडमिशन लिए हैं 2023 में, वो भी एलिजिबल होंगे यूपी टेट के लिए। अगर क्लियर कर लेते हैं तो वैलिड होगा। ऐसे सभी प्रशिक्षु चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, अगर उनका बैक है तो अभी प्रशिक्षु इसमें एलिजिबल होंगे अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, ध्यान से हमारी बातों को समझते चलिएगा। देखिए, पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट तो दोनों में होने वाले हैं, 5 सॉरी इसमें 4 ही रहेगा। मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सीडीपी जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि बच्चों के हित के लिए होता है, जो कि 30 नंबर का होगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे। ये तो सभी को पता है कि दोनों पेपर 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट आपको मिलेंगे। ये बातें पता है, दोनों पेपर के लिए अलग अलग ब्यौरा है। दूसरी बात अगर कर लें हिंदी इसमें कंपलसरी है। सीटेट की तरह नहीं है कि हिंदी लें या इंग्लिश लें, दूसरे में इंग्लिश लें या संस्कृत लें या एक तरह से जो पहले लैंग्वेज में लिए हैं वह दूसरे में नहीं ले सकते। ऐसी बातें इसमें नहीं है, इसमें हिंदी कंपलसरी किया गया है आपको। दूसरा लैंग्वेज जो इसमें है, इंग्लिश लें या संस्कृत लें। आप संस्कृत जो लेंगे या इंग्लिश लेंगे ये भी 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। हिंदी भी लेंगे तो 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश संस्कृत भी 30 दोनों में से कोई एक अगर लेते हैं लैंग्वेज तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पेडागॉजी से रिलेटेड इसमें कोई एक आध खुद देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पेडागॉजी इसमें देखने को मिलेगा। इसका सिलेबस सीटेट से बिल्कुल भी अलग है। इसका सिलेबस आपको सुपर टेट और एसएससी का मतलब छोटा बॉन्ड के रूप में देखने को मिलेगा। एसएससी जैसा कह लो, रेलवे जैसा कह लो। ठीक है, यानी कि जो मैथ होगा ये थोड़ा सा टफनेस होगा, तो मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे अगर रेशियो वाला क्वेश्चन इस साल पूछा है तो पिछली बार भी डाटा चेंज करके रेशियो वाला ही प्रश्न पूछेगा।
यूपी टेट का फुल सिलेबस बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट में इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको सभी सब्जेक्ट लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के प्लेलिस्ट में आकर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, नीचे इसके लिंक दिया गया है लास्ट में। मैथ हो गया, यह भी 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। एक है बच्चों EVS, तो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर EVS में केवल पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। नहीं बच्चों, अब इसका लीला बदल चुका है। इसका मतलब यह है, EVS का मतलब कि 1 से अगर 5 तक प्राइमरी वाला देते हैं तो 1 से लेकर 8 तक के SST का बुक पढ़ जाइए। SST, अब आप कहेंगे सर 5 में तो SST नहीं है ना, उसमें तो सभी मिला के दिया है EVS करके। तो EVS का मतलब यह हुआ कि जो आपका सोशल साइंस है, जो आपका एक तरह से कह लीजिए इतिहास है, भूगोल है वर्ल्ड का और इंडिया का, इसी तरह से आपका पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी 8 तक है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है और पर्यावरण भी पढ़ना है। इन सब को मिला के EVS 30 नंबर का पूछेगा और बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न होगा। गांधी जी के बारे में, गांधी एरा हो गया, मॉडर्न से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, जैन बौद्ध से काफ़ी प्रश्न उठते हैं, गुप्त और मौर्य काल से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो इस तरह से पढ़ लीजिए। दक्षिण भारत से थोड़ा कम, दक्षिण भारत का जो इतिहास है उससे थोड़ा कम हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों। यह तो रहा आपका पेपर फर्स्ट, जिसके लिए केवल DLED वाले प्रशिक्षु एलिजिबल होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होगा, 150 मिनट का होगा, 150 मार्क्स का होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जो बच्चे आर्ट वाले हैं, जो बच्चे एक तरह से कहिए साइंस वाले हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए मैथ और साइंस रहेगा। और जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनके लिए SST रहेगा पूरा कितने नंबर का, 60 नंबर का, ये याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं CDP दोनों के लिए एलिजिबल होगा बच्चों, इसमें भी 30 नंबर का CDP आएगा। हिंदी कंपलसरी रहेगा दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो आर्ट वाले हों चाहे साइंस बैकग्राउंड वाले हों, तो 30 नंबर का पेपर 2 के लिए है, यह भी 30 नंबर का आएगा। और जो हिंदी के बाद जो आपका एक बचा है बच्चों लैंग्वेज सेकेंड, चाहे इंग्लिश लें चाहे संस्कृत लें आप, इन दोनों में से अगर आपको जो इच्छा करे वो लेते हैं, यह भी 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। यानी कि यह रहा आपका 150 नंबर का ब्यौरा, यह भी 150 नंबर का ब्यौरा रहा बच्चों। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। अब याद रखेंगे जो पेपर 2 है इसमें BEd वाले बच्चे एलिजिबल होंगे और DLED वाले बच्चे आल्सो एलिजिबल होंगे बच्चों। तो यह रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, आपका सिलेबस भी। और इन सब को पढ़ने के लिए आपको बता देते हैं, लास्ट तक बताएंगे कौन सा बुक हम लें, कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या फिर अपने से पढ़ें या फिर कोर्स लेके पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, हम सब कुछ बताएंगे बच्चों आपको। किस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किस में ज़्यादा समय मिलेगा, किस में ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, है ना, इस तरह से हम बातें बताने वाले हैं। एक ही बार में पास करेंगे आप। अब आइए इसमें नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन का डेट कब होगा, फिर इसके बाद एग्ज़ाम का डेट कब होगा। नोटिफिकेशन के डेट के लिए आप परेशान ना हो, इस तरह से ऐसे परेशान नहीं हुआ जाता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हम पढ़ के परेशान हैं। भाई आदमी पढ़ता है तो इसका मतलब ये थोड़े कि पढ़ के परेशान है। आप तो डेली खाते हो, तब ये क्यों नहीं कहते सर खा के परेशान है। नहीं, पढ़ना है, अगर आप चाहते हो मुझे अचीव करना है कुछ, तो इतना याद रखना, परेशान ना होना नोटिफिकेशन के लिए। परेशान होना इस चीज़ के लिए कि जब नोटिफिकेशन आए हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करके हमको चलना है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति पर बन चुकी है कि हर स्टूडेंट पढ़ने में तेज़ हो चुका है, गांव-गांव शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से पहुंच चुकी है। तो हर वो बच्चा भी पढ़ने के लिए तत्पर है जो बिल्कुल भी फ़ी पे नहीं कर सकता था, क्योंकि अब शिक्षा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर को वो देख रहे हैं, करंट अफेयर के इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो फाइट बढ़ गई है। इस वजह से इस बात पर फोकस करना है कि जब भी नोटिफिकेशन आए उसमें अच्छा मार्क्स गेन करें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हमको थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे नहीं दिए हैं यूपी टेट, अब 2 साल से बच्चे परेशान हैं, अब 2 साल से नहीं आया है। लेकिन अगर आप पिछली बार जब भी हुआ था यूपी टेट, अगर उसमें फेल हो गए थे तो अब आपको खल रहा होगा, आपको दुख होगा कि शायद हम कर लिए होते क्लियर, तो अभी तक भय में न रहते कि कब शिक्षक भर्ती आ जाएगी और हम बैठ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा केयरलेस कम होइए और केयरनेस बनिए बच्चों, जिससे कि आप अपने भविष्य को संवार सकें। आइए, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया हमने बता दिया, क्या रहना चाहिए बच्चों। DLED अगर किए हैं तो भी आप यूपी टेट दे सकते हैं, BEd किए हैं तो भी दे सकते हैं। बशर्ते कंडीशन यह है कि जो बच्चे DLED वाले हैं वो बच्चे दोनों पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला जो होगा 1 से लेकर 5 तक होगा, सेकंड वाला हो सकता जो होगा 6 to 8 होगा।
सेकंड वाले के लिए दोनों बच्चे एलिजिबल होंगे बीएड बीटीसी, और फर्स्ट वाले के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किया गया है उसके आधार पे केवल डीएलएड वाले होंगे। भविष्य में बदल भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता गवर्नमेंट का। इसका बच्चों आपका कहना है कि आचार संहिता से इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता अगर आता है तो हम देख लेंगे बच्चों कि आचार संहिता जनवरी में लग जाएगा। क्या जनवरी तक नोटिफिकेशन अगर आएगा तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो आपको तुरंत का तुरंत वह नौकरी दे देगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मतलब उसको फुलफ़िल करोगे तो आगे एग्ज़ाम दोगे, नौकरी वाला एग्ज़ाम दोगे। तो यानी कि यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नेचर है, हमें 90 मार्क्स लाना है। जनरल वाले बच्चों को, ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को इसमें 82 मार्क्स लेके आना है, 82 मार्क्स पे क्वालिफाई है। यानी कि यह कभी भी हो सकता है, आचार संहिता के बीच में भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके पहले आ सकता है, आचार संहिता के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि मान के चलिए जनवरी तक आपके एग्ज़ाम इसमें संभव हमको दिख रहे हैं, और जहाँ तक हमारा संभावना है, एक तरह से मानसिकता है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और नोटिफिकेशन जो है इसका हमको लगता है नवंबर में 15-16 नवंबर तक आ जाता है, तो इसका एग्ज़ाम कह लीजिए कि 15 और 16 जनवरी के आसपास में हो सकता है। अन्यथा कंडीशन में अगर नवंबर लास्ट तक इसका एग्ज़ाम आता है, मतलब नोटिफिकेशन आता है, तो 1 महीने तक नोटिफिकेशन के फॉर्म फिल होंगे। यानी कि जो इसका एग्ज़ाम है जनवरी के लास्ट भी जा सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है बच्चों। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी अपना स्लो कर देंगे, तैयारी बना के रखेंगे, वो फ़ायदा ही करता है आपको कहीं ना कहीं देखें तो, ठीक है ना। यह रहा। अब हम एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाले हैं आपको, सेल्फ स्टडी का प्रभाव कितना पड़ता है। यानी कि 120 नंबर जो हम बात कर रहे हैं यह सहज है बच्चों, एक बहुत ही आसान सी बात हमने बोल दी, आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है। 120 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है आज के समय अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा इतना ज़्यादा विस्तार किया है, आप हर चीज़ को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। 120 नंबर आप एक बार में कैसे लेके आएंगे, देखना जरा। सेल्फ स्टडी हमने लिखा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा जज्बे वाले बच्चे करते हैं, अपने से पढ़ना, अपने से। अगर आपको देखिए, पहला तो हम बता देते हैं ईवीएस आप फुल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए 75% जो आप चीज़ें हैं पढ़ सकते हैं केवल और केवल लूसेंट से, वो भी करंट वाला लूसेंट 2023 वाला। मैथ के लिए कोई स्पेसिफिक टीचर आपको जो अच्छा लगे, यूट्यूब पे कहीं कोर्स वगैरह कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोर्स लेने की प्रभाव तब पड़ता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं, तब जब एग्ज़ाम पास में होता है तब उस समय कोर्स बच्चे ले लेते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन कोचिंग करना तो भूल के भी मत भैया, इस चीज़ को दिमाग में रखना। टाइम बर्बाद होता है, आने जाने में समय लगेगा, आपका पूरा टाइम बर्बाद होगा। जाओगे तो किसी एक टॉपिक को पढ़ोगे, 1 महीने बाद जब उनके ऊपर दबाव बनेगा टीचरों के ऊपर, भैया एग्ज़ाम आने वाला है, तो फटाफट पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको शायद ही उसमें कुछ समझ में आए बच्चों। बहुत समय बर्बाद होता है। मिलोगे जुलोगे तो लगेगा लोगों को कुछ, मतलब समझ रहे हो, अलग इफेक्टिव होता है उसका, और गलत प्रभाव अब तो कह लीजिए बच्चों के ऊपर पड़ने लगा है ऑफलाइन से। थोड़ा सा जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनके लिए तो और भी है ना, जो बच्चे थोड़े से बहुत तेज़ भी होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव के कारण, बहुत ज़्यादा तेज़ बनने के कारण वो बिगड़ जाते हैं। तो ऑफलाइन तो करना ही नहीं चाहिए हमारे समझ से, अब के युग में बता रहे हैं। अन्यथा कंडीशन में आपको जो अच्छा लगे। तो मैथ के लिए बच्चों आपको पता है, आप किसी भी एक टीचर को, स्पेसिफिक टीचर को अपने हिसाब से चुन सकते हैं जो आपको पसंद आ गए कि अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने सिलेबस की जानकारी दिया हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। इंग्लिश और संस्कृत बच्चों, इंग्लिश और संस्कृत आप केवल प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो लूसेंट का ग्रामर आता है उसको ले सकते हैं। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, या पूरे के पूरे जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है लूसेंट से बाहर कहीं नहीं आएगा बच्चों। आर्टिकल हो गया, जो भी चीज़ें इससे पूछी जाती है, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, यही सब सारी चीज़ें 2-2 करके आती हैं, प्लस एक पैसेज भी रहता है। हिंदी के लिए हमने बार बार बोला है नालंदा का बुक ले लीजिए। एक आता है बच्चों गंगा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आता है, उसको ले लीजिए। टॉपिक वाइज है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि पूरे भारत में जो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है हिंदी की नज़र से अगर देखें आरओ, उसके लिए भी बेस्ट होता है। समझे, सभी क्वेश्चन उसी में से आते हैं, यानी कि यह बहुत ही बेस्ट है गंगा प्रकाशन और नालंदा। इसके बाद सीडीपी के लिए भी आप लूसेंट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। लूसेंट ले सकते हैं और एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं सीडीपी के लिए अलग से। इतनी बातें लेने के बाद सेम इसमें भी वही चीज़ फॉलो कर लेना है आपको। साइंस के लिए एक अलग से बुक आती है आर.के. झा की, ऐसे कुछ है, एस.के. या फिर आर.के. झा करके हैं, वो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। तो उनकी एक बुक आती है सभी साइंस, मतलब तीनों साइंस, या फिर लूसेंट भी पर्याप्त है उसके लिए, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं आपको। सेल्फ स्टडी में एक चीज़ और फॉलो कर सकते हैं आप। क्या फॉलो कर सकते हैं? एक प्रैक्टिस सेट जो कि लगभग 35 सेट हो, उसमें 35 सेट हो। अब आपको ऑफलाइन ही लेना है क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा, तो आप ऑफलाइन बुक कोई ले लेंगे 35 सेट। अब इसको कैसे देंगे? हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में, पूरे हफ्ते में आपको 2 टेस्ट सॉल्व करना है और दोनों का पूरे हफ्ते में एनालिसिस भी करना है। कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपका एक तरह से स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान देना है, रिवीजन करना है उसका, लेकिन जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कुछ बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है, डीएलएड वालों का, तो मैथ पे ना ध्यान दे के सीडीपी पे ध्यान दे देते हैं, हिंदी पे ध्यान दे देते हैं। मैथ वाले पोर्शन में वो 15 नंबर पाते हैं और सीडीपी वाले पोर्शन में 22 नंबर 23 नंबर ऐसे पाते हैं, उनका एवरेज डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा काम करें जिसमें कि 20 प्लस सब में पाएँ, तो एक अच्छा एवरेज निकल के आता है। आप एक अच्छे, ना तो एवरेज से ऊपर थोड़ा रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ें, यानी कि हमें कम से कम सब में, सभी सब्जेक्ट में 20 से ऊपर तो लेके ही आना है। इस तरह से हमें एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, बहुत ज़्यादा ना तेज रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज बनना भी नहीं है, हमें मेरिट से आगे आना है। मेरिट तक भी पहुंच जाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर मेरिट बना है 40 नंबर पे, तो 40 नंबर से हमारा 41 नंबर 42 नंबर भी आता है तो भी हमें नौकरी मिलेगी। अगर हमारा 100 नंबर में से 80 नंबर आता है, मेरिट बना है 40 पे, तो 100 नंबर में से 80 भी आता है और एक लड़के का 42 भी आता है, नौकरी दोनों पाएंगे। टीचर की ही नौकरी पाएंगे, शिक्षक दोनों बनेंगे, ठीक है, ये बातें होती हैं। यानी कि आप जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो उस पर रिवीजन करो, उस पर अमल करो। अब रहा बात ऑनलाइन का, तो देखिए ऑनलाइन बच्चे जो कोर्स ले रहे हैं बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोर्स में आप उस पर क्या हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो पूरी तरीके से। जब उस पर डिपेंड हो जाते हो तो उस पर कभी क्लास नहीं चलता है, एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो वो भी सुस्त पड़ जाता है ना। तो इस तरह से कभी कभी जो बहुत एक्टिव हो जाएगा तो लगेगा मैराथन लेने बहुत बड़ा सा, तो आप उस पर थोड़े से डिस्टर्ब होते हो। ये एक ही दिन में इतना पढ़ा दिया, हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें सेल्फ स्टडी में एक फ़ायदा होता है, आप शेड्यूल अपना एक तरह से बना लो, 4 घंटे में पढ़ना है, ए सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट 2 दिन में, यानी हफ्ते में कोई 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट को शेड्यूल कर लो अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से नहीं, हमारी क्षमता आपकी क्षमता से अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो अपने क्षमता अनुसार जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप केवल पढ़ें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जितना आप पढ़ रहे हैं यह तभी आपको एक तरह से लाभ करेगा जब इसका रिवीजन करेंगे। तो एक दिन हफ्ते में रिवीजन का भी दिन निकालें, चाहे वह संडे हो, चाहे जिस दिन भी आपको लगे कि मेरा स्पेसिफिक समय इस दिन है, मैं इस दिन फ्री रहता हूँ तो पूरा रिवीजन करूँगा। तो यह होता है थोड़ा सेल्फ स्टडी का फ़ायदा मुझे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, उस पर अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। धन्यवाद।